इस वीडियो में हम समझेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स कंप्लीट चैप्टर। इलेक्ट्रिक चार्ज मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसके कारण मैटर में इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। मैटर की यह प्रॉपर्टी चार्ज पार्टिकल्स के कारण बनती है जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नाम से जानते हैं। ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स एटम्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। आइए इलेक्ट्रिक चार्ज को हम डिटेल में समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मैटर या सब्सटेंस एटम्स से मिलकर बने होते हैं। एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बनता है जो कि कुछ इस तरह से हैं। इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है और ये इलेक्ट्रॉन्स एटम के न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। प्रोटॉन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये पार्टिकल एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन्स भी एटम के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं लेकिन इन पर कोई चार्ज नहीं होता। जब एटम न्यूट्रल स्टेट में होता है तब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के नंबर इक्वल होते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस कारण नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट पॉजिटिव चार्ज से कैंसिल हो जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज बराबर होने पर एटम में टोटल चार्ज 0 होता है, यानी एटम न्यूट्रल होता है। लेकिन जब हम किसी मटेरियल पर एक्सटर्नल फोर्स जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स या इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं तब उस मटेरियल में मौजूद एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे मटेरियल पर ट्रांसफ़र होते हैं। ऐसा होने के कारण एटम्स में प्रोटॉन्स के नंबर इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाते हैं जिससे कि एटम्स पर नेट चार्ज पॉजिटिव हो जाता है और इसके साथ ही मटेरियल पर नेट पॉजिटिव चार्ज बनता है। वहीं दूसरी ओर जिस मटेरियल पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं उस मटेरियल में मौजूद एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के नंबर प्रोटॉन्स के नंबर से ज़्यादा हो जाते हैं जिससे कि एटम पर नेट नेगेटिव चार्ज बनता है। साथ ही मटेरियल पर भी नेट नेगेटिव चार्ज बनता है। मटेरियल पर चार्ज बनने के बाद मटेरियल से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और जब हम इस मटेरियल को किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब ये मटेरियल फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। Electric charge is the physical property of matter that causes it to experience a force when placed in an electromagnetic field. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फिजिक्स का एक लॉ है जिसके अकॉर्डिंग किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज कांस्टेंट होता है। यहाँ आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है एक ऐसा ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इफेक्ट ना हो। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टेट दैट द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। आइए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को डिटेल में समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी किसी सब्सटेंस या मटेरियल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तब उस सब्सटेंस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। साथ ही जिस सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं उस सब्सटेंस पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड के इक्वल ही होगा। कहने का मतलब कि जब भी चार्ज ट्रांसफ़र होता है तब चार्ज ना ही क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। इसे हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। आइए इसे हम एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि 2 ऑब्जेक्ट्स A और B हैं और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स पर इनिशियली कोई चार्ज नहीं है। यहाँ टोटल चार्ज का सम 0 होगा। अब हम ऑब्जेक्ट A को ऑब्जेक्ट B से रब करेंगे। ऐसा करने पर ऑब्जेक्ट A पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे। वहीं दूसरी ओर ऑब्जेक्ट B पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट B से इलेक्ट्रॉन A पर ट्रांसफ़र हुए हैं। ऐसा होने पर हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट A पर नेगेटिव चार्ज और ऑब्जेक्ट B पर पॉजिटिव चार्ज बना है। ये दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम हैं। अब अगर हम दोनों चार्ज का सम करें तो हम पाते हैं कि कुल चार्ज का सम अब भी 0 है। इससे हमें यह पता चलता है कि किसी 2 ऑब्जेक्ट में चार्ज एक्सचेंज होने पर सिस्टम का टोटल चार्ज
कांस्टेंट ही रहता है, जिसे हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो हमें चार्ज पार्टिकल्स के बिटवीन लगने वाले फोर्स को डिस्क्राइब करता है। इस लॉ को फ्रेंच फिजिसिस्ट चार्ल्स ऑगस्टिन de Coulomb ने 18th सेंचुरी में फॉर्मुलेट किया था। आइए इस लॉ को हम डिटेल में समझते हैं। हम जानते हैं कि यूनिवर्स में हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को किसी फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है। यह अट्रैक्टिव फोर्स दोनों बॉडी के मास प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस लॉ को यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ भी कहा जाता है। ठीक इसी तरह कूलम्ब्स लॉ भी काम करता है, लेकिन कूलम्ब्स लॉ चार्ज पार्टिकल पर अप्लाई होता है और साथ ही इसमें अट्रैक्टिव और रिपेल्सिव दोनों टाइप के फोर्स होती हैं। चलिए इस लॉ को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि दो चार्ज पार्टिकल ए और बी हैं। चार्ज पार्टिकल ए पर पॉजिटिव चार्ज है और चार्ज पार्टिकल बी पर नेगेटिव चार्ज है और इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बिटवीन डिस्टेंस आर है। कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को किसी फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेंगे और इस फोर्स की वैल्यू दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और दोनों चार्ज के बिटवीन डिस्टेंस स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो हमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट k मिलता है, जिसकी वैल्यू उस मीडियम पर डिपेंड करती है जिस मीडियम में दोनों चार्ज मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल के लिए वैक्यूम में इस कांस्टेंट की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लगभग 8.9 × 10⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर होती है। इस कांस्टेंट को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन की फॉर्म में भी फॉर्मुलेट करते हैं, जहां एप्सिलॉन एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी मटेरियल की वह प्रॉपर्टी होती है जिससे हमें यह पता चलता है कि मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड को फ्लो करने की एबिलिटी कितनी है। कूलम्ब्स लॉ को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। Coulomb's law states that the force between any two charged particles is directly proportional to the product of the charge but is inversely proportional to the square of the distance between them. कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। साथ ही हम समझेंगे वेक्टर फॉर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो चलिए इसे बेसिक से शुरू करते हैं। पिछली क्लासों में आपने वेक्टर के बारे में ज़रूर सुना होगा। वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। एग्जाम्पल के लिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या फोर्स। इन तीनों एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं कि इन क्वांटिटीज की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, इसीलिए इन्हें वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। अब मान लीजिए कि दो पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 3D स्पेस में पॉइंट A और पॉइंट B पर रखे गए हैं। ये दोनों चार्ज सिमिलर या डिफरेंट भी हो सकते हैं। इस केस में इन्हें हम पॉजिटिव मानेंगे। अब क्योंकि ये पॉइंट चार्जेस 3D स्पेस में हैं, तो हमें इनकी पोजीशन डिफाइन करने के लिए एक ओरिजिन पॉइंट लेना होगा, जिससे x, y और z एक्सिस की रेफरेंस लाइंस पास होंगी। इसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अब मान लीजिए कि ओरिजिन से पॉइंट A का डिस्टेंस r1 है और पॉइंट B का डिस्टेंस r2 है। r1 और r2 को हम पोजीशन वेक्टर्स कहते हैं। पोजीशन वेक्टर हमें ऑब्जेक्ट का ओरिजिन से डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों बताता है। ध्यान रहे कि r के ऊपर एरो का साइन वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। अब हम पॉइंट A से पॉइंट B तक एक वेक्टर कंसिडर करेंगे जो दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस और डायरेक्शन को बताता है। अगर हम इसकी डायरेक्शन पॉइंट A से भी कंसिडर करें तो इसे r12 से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर हम इसे पॉइंट B से पॉइंट A कंसिडर करें तो इसे r21 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, तो दोनों चार्जेस एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। चार्ज Q1 चार्ज Q2 पर फोर्स F21 लगाएगा और चार्ज Q2 Q1 पर फोर्स F12 लगाएगा। ध्यान रहे कि फोर्स वेक्टर का पहला डिजिट प्राइमरी चार्ज को बताता है, यानी जिस पर फोर्स लग रहा है, और दूसरा डिजिट सेकेंडरी चार्ज को बताता है, यानी जो फोर्स लगा रहा है। आइए अब हम कूलम्ब्स लॉ की मदद से इन दोनों फोर्सेस को कैलकुलेट करते हैं।
कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों चार्ज एक दूसरे को किसी फोर्स के साथ अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, और इस फोर्स की वैल्यू दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और दोनों चार्जेस के बिटवीन डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। सिंपल फॉर्म में हम इस फोर्स को कुछ इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इसी इक्वेशन को हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये कुछ ऐसा होगा। इसमें F21 Q2 पर लगने वाला फोर्स है। इसके लिए हम डिस्टेंस R12 कंसिडर करेंगे क्योंकि इस फोर्स की डायरेक्शन चार्ज Q1 से चार्ज Q2 की ओर है। ध्यान रहे कि इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कंसिडर किया गया है, इसलिए इसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे जो कि R12 होगा। यूनिट वेक्टर की वैल्यू वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होती है, तो हम इस यूनिट वेक्टर को दिए गए वैल्यूज से रिप्लेस करेंगे। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पर हमें कुछ यह मिलेगा। इसी तरह फोर्स F12 के लिए कुछ ये इक्वेशन बनेगी। इसी वेक्टर इक्वेशन को हम कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म कहते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किन्हीं दो चार्जेस के बीच फोर्स कैलकुलेट करना हो तो हम कूलम्ब्स लॉ का यूज करते हैं, लेकिन अगर एक सिंगल चार्ज पर मल्टीपल चार्जेस का फोर्स कैलकुलेट करना हो तो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे। तो आइए जानते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है और इसे कैसे अप्लाई किया जाता है। मान लीजिए कि 3D स्पेस में एक टेस्ट चार्ज Q0 पोजिशन वेक्टर R0 पर प्लेस्ड है। इस चार्ज के चारों ओर मल्टीपल चार्जेस Q1, Q2 और Q3 अलग अलग पोजिशंस पर सिचुएटेड हैं। इन चार्जेस की वेक्टर पोजिशंस R1, R2 और R3 हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है, तो इसीलिए इन तीनों चार्जेस के कारण चार्ज Q0 पर फोर्स लगेगा, जिन्हें हम फोर्स वेक्टर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि फोर्स वेक्टर का पहला डिजिट प्राइमरी चार्ज को बताता है, यानी जिस पर फोर्स लग रहा है, और दूसरा डिजिट सेकेंडरी चार्ज को बताता है, यानी जो फोर्स लगा रहा है। अब अगर हम Q0 पर लगने वाला टोटल फोर्स कैलकुलेट करना चाहें तो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज कर सकते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टोटल फोर्स सभी चार्जेस के द्वारा लगने वाले फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगा। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग दो चार्जेस पर लगने वाला फोर्स कुछ इस प्रकार होता है। इसे हम वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर हम तीनों चार्जेस का इंडिविजुअल फोर्स कैलकुलेट करें तो हमें यह इक्वेशन मिलती है। अब हम इन सभी फोर्स वैल्यूज को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। इक्वेशन में कॉमन फैक्टर सिंप्लीफाई करने पर हमें कुछ इस तरह की इक्वेशन मिलती है। अगर इस फॉर्मूला को n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए अप्लाई किया जाए तो इसे हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड फिजिक्स का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू लगाए जाने वाले फोर्स इन्फ्लुएंस को डिस्क्राइब करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से जनरेट होता है। यह चार्ज नेगेटिव या पॉजिटिव भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि 3D स्पेस में एक पॉजिटिव चार्ज Q है। इस चार्ज के अराउंड सर्टेन डिस्टेंस तक एक फोर्स फील्ड क्रिएट होता है। इस फोर्स फील्ड में अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज एंटर करे तो उस चार्ज पर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगेगा या एक्सपीरियंस होगा। इसी स्पेस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। मैथमेटिकली इसे हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर E इलेक्ट्रिक फील्ड है, F फोर्स है और Q0 टेस्ट चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड की SI यूनिट वोल्ट्स पर मीटर होती है। आइए अब समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं और ये कैसे काम करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये लाइंस इमेजिनरी होती हैं जो कि कर्व या स्ट्रेट हो सकती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को शो करती हैं। इन लाइंस के किसी भी पॉइंट पर अगर हम एक टैंजेंट ड्रॉ करें तो वह हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। आइए अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज को समझते हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस कर्व्स होती हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी पर एंड होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर एक टैंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताता है। कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर ऐसा होता तो इसका मतलब यह होता कि उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी कंडक्टर के सरफेस पर हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। दो डिफरेंट चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को श्रिंक करती हैं। दो सेम चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करती हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट। आइए इसे हम बेसिक से समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मैटर एटम्स या मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। किसी भी एटम में पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियाई होता है और नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन एटम्स से मिलकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब अगर इन मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास नेगेटिव चार्ज के सेंटर ऑफ मास के साथ कोइंसाइड करता है, यानी कि दोनों का सेंटर ऑफ मास सेम है, तो वह मॉलिक्यूल एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है। और अगर सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं करता तो वह पोलर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है। एग्जाम्पल के लिए वाटर मॉलिक्यूल एक पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर अलग अलग होता है। इसी तरह HCl मॉलिक्यूल भी एक पोलर मॉलिक्यूल है। अब जैसा कि हम देख सकते हैं इसमें दो नेट चार्ज कुछ छोटे डिस्टेंस के साथ सेपरेट हैं। इस पेयर को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अमोनिया, वाटर, हाइड्रोजन क्लोराइड ये सभी इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जाम्पल हैं। आसान शब्दों में कहें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल दो इक्वल और अपोजिट चार्ज का एक पेयर होता है जिसमें दोनों चार्ज एक छोटे डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं। इस डिस्टेंस को हम 2a मान सकते हैं जिसमें a सेंटर से हर एक चार्ज का डिस्टेंस होता है। अब जैसा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल दो चार्ज का एक पेयर है तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है और इसकी स्ट्रेंथ को हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू किसी एक चार्ज और डिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर होती है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। गॉसेस लॉ क्या है और ये कैसे काम करता है, साथ ही हम समझेंगे गॉसेस लॉ के एप्लीकेशंस और कुछ बेसिक टर्म्स। तो चलिए इसे हम बेसिक से शुरू करते हैं। गॉसेस लॉ को समझने के लिए पहले हमें दो बेसिक टर्म्स समझने होंगे। पहला एरिया वेक्टर और दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एरिया वेक्टर। जैसा कि हम जानते हैं कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी उन्हें कहा जाता है जिनका फिजिकल मेजरमेंट सिर्फ मैग्नीट्यूड में होता हो, उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए डिस्टेंस, टेम्परेचर, टाइम और मास ये सभी स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन कुछ केस में हम एरिया को वेक्टर की फॉर्म में भी यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक क्लोज स्फेरिकल सरफेस है। हम देख सकते हैं कि इस स्फीयर का सरफेस हर जगह से कर्व है। अब हम इस सरफेस एरिया को छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड करेंगे। इन एरिया एलिमेंट्स का कर्व रेडियस ना के बराबर है, इसलिए हम इन्हें प्लेन एरिया कंसिडर कर सकते हैं। अब अगर हम इस एरिया एलिमेंट का नॉर्मल ड्रॉ करें तो हम देखते हैं कि ये नॉर्मल एरिया एलिमेंट के ओरिएंटेशन को बताता है जो कि इस एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन है। हम ये कह सकते हैं कि एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन इसके नॉर्मल के अलोंग है। लेकिन किसी प्लेन का नॉर्मल दो डायरेक्शन में हो सकता है, इनवर्ड या फिर आउटवर्ड। एरिया वेक्टर के लिए हम इसे आउटवर्ड ही मानेंगे। मैथमेटिकली एरिया वेक्टर को हम डेल्टा S से डिनोट कर सकते हैं। यहां डेल्टा का मतलब है बहुत छोटा। इसे हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें डेल्टा S एरिया का मैग्नीट्यूड है और n कैप यूनिट वेक्टर है जो कि एरिया के नॉर्मल डायरेक्शन को बताता है। आइए अब समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। साथ ही इस चार्ज पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती है। इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड होती है।
जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी यूनिट एरिया से पास होती है तब उस एरिया या पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर को मेजर करते हैं और इसी मेजरमेंट को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। आसान शब्दों में कहे तो किसी एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइंस का मेजरमेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट कर सकते हैं। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कुछ इस तरह से फॉर्म्युलेट कर सकते हैं। इसमें कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, कैपिटल S सरफेस एरिया है और कॉस थीटा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बिटवीन एंगल है। अब क्योंकि एरिया बहुत छोटा है इसलिए हम इसे डेल्टा S से और फाई को डेल्टा फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए इस फॉर्मूले को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि 2 पॉइंट चार्ज P और Q है। इन दोनों चार्ज में से चार्ज P की स्ट्रेंथ ज्यादा है। इस केस में चार्ज P से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर चार्ज Q से ज्यादा होंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया वेक्टर A और B से पास हो रही हैं। इन दोनों एरिया वेक्टर का सरफेस एरिया सेम है। अब क्योंकि दोनों चार्ज की फील्ड लाइंस सेम एरिया से पास हो रही हैं, इसलिए एरिया वेक्टर A का इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया वेक्टर B से ज्यादा होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। अब अगर हम एरिया वेक्टर A का सरफेस एरिया ज्यादा या कम करें तो हम पाते हैं कि सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के नंबर भी कम या ज्यादा हो रहे हैं, जिससे फ्लक्स भी कम या ज्यादा होता है। इससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। अब अगर हम इस एरिया वेक्टर का ओरिएंटेशन चेंज करें तो हम देखेंगे कि सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बिटवीन एंगल पे भी डिपेंड करता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बिटवीन एंगल 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा, और अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। अगर हम किसी सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहे तो हमें उस सरफेस को बहुत छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड करना होगा और फिर हर एक एरिया एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करके उन्हें एक साथ ऐड करना होगा। इससे हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। मैथमेटिकली इसे हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें डेल्टा S हर एक एरिया एलिमेंट का सरफेस एरिया है। अब क्योंकि डेल्टा S बहुत छोटी वैल्यू है, जिसके लिए हम इंटीग्रेशन मेथड का यूज कर सकते हैं ताकि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एग्जैक्ट वैल्यू मिल सके। इससे हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें इंटीग्रेशन साइन के ऊपर जो सर्कल है वो हमें यह बताता है कि इंटीग्रेशन एक क्लोज सरफेस के लिए किया गया है। आइए अब समझते हैं गॉसेस लॉ क्या है और ये कैसे काम करता है। जैसा कि हमने पिछले सेक्शन में समझा कि किसी क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट का फ्लक्स एक साथ ऐड करना होगा, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम गॉसेस लॉ को यूज करते हैं। गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स उस सरफेस के इनसाइड टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के इक्वल होगा। यहाँ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एक कांस्टेंट वैल्यू है जो हमें यह बताती है कि किसी मटेरियल के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो सकता है। फ्री स्पेस की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कुछ ये होगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड्स पर मीटर। क्योंकि फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का प्रोडक्ट होता है, इसलिए हम इसे कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द सर्फेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू टोटल चार्ज बाय इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इस फॉर्मूले का यूज करके हम सिमेट्रिकल क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमेट्रिकल सरफेस जैसे स्फीयर, सिलेंडर, प्लेन। आइए अब हम गॉसेस लॉ के प्रूफ को समझते हैं। ध्यान रहे कि ये प्रूफ सिर्फ सिमेट्रिकल सरफेस के लिए ही एप्लीकेबल है। मान लीजिए कि एक क्लोज स्फेरिकल सरफेस S है जिसका रेडियस R है। इस स्फीयर के इनसाइड एक पॉइंट चार्ज Q है। इस Q चार्ज से हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, जिसे हम कैपिटल E से डिनोट कर सकते हैं। इस स्फीयर के सरफेस पे हम एक स्मॉल एरिया वेक्टर
ds कंसीडर करेंगे, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। साथ ही हम देख सकते हैं कि इस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। हम इस एरिया वेक्टर पे एक पॉइंट P कंसीडर करेंगे। अब अगर हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहे तो हम इसके लिए कूलम्स लॉ का यूज कर सकते हैं। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो टोटल चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पे हमें कुछ ये मिलता है, जिसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इस एरिया वेक्टर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के इंटेग्रल के बराबर है। अगर हम इस इक्वेशन में इस पॉइंट पे लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को पुट करें तो हमें कुछ ये इक्वेशन मिलेगी। इस इक्वेशन में जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उन्हें हम इंटीग्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं। वही दूसरी ओर स्मॉल एरिया एलिमेंट ds एक वेरिएबल है जिसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है। अब क्योंकि एरिया स्फेरिकल है, जिसका टोटल एरिया 4 पाई r स्क्वायर के इक्वल होगा, इस वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट करेंगे, जिससे हमें फाइनल इक्वेशन कुछ ये मिलेगी। अब हम इस इक्वेशन में सिमिलर वैल्यू को कैंसिल आउट कर सकते हैं। इक्वेशन सिंप्लीफाई करने पर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मिलती है, जो कि गॉसेस लॉ को वेरीफाई करती है। आइए अब समझते हैं गॉस लॉ की कुछ एप्लीकेशंस को। इसमें हम समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इन्फिनिट प्लेन शीट, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल इनसाइड और आउटसाइड। इन एप्लीकेशंस की मदद से हम सिमेट्रिकल सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। मान लीजिए कि एक इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। इस वायर के ऊपर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इसका मतलब है कि इक्वल डिस्टेंस पे सेम अमाउंट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब क्योंकि चार्ज लिनियर फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए हम इसकी लिनियर चार्ज डेंसिटी अज्यूम करेंगे। इसे हम लैम्डा से डिनोट कर सकते हैं। लिनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब है पर मीटर डिस्टेंस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इसे हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू टोटल चार्ज बाय पर मीटर डिस्टेंस। अब हम इस वायर के आसपास एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे। गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस होता है, जिसका यूज मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए कि इस सिलेंड्रिकल सरफेस का रेडियस r है और इसकी लेंथ l है। इस सिलेंड्रिकल सरफेस के 3 हिस्से हैं: लेटरल कर्व्ड सरफेस, एंड सरफेस टॉप, एंड सरफेस बॉटम। अब हम इन तीनों सरफेसेस का एक एक करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। लेटरल कर्व्ड सरफेस। जैसा कि हम जानते हैं, वायर पर लिनियर फॉर्म में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और उसका मैग्नीट्यूड सरफेस के हर एक पॉइंट पर सेम होगा। इस सरफेस पर हम एक एरिया एलिमेंट dA कंसीडर करेंगे, जिसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगी। इस एरिया एलिमेंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई एरिया एलिमेंट का इंटेग्रल होगा। इसलिए इस कर्व्ड सरफेस का टोटल एरिया 2 पाई RL के इक्वल होगा। इस वैल्यू को फ्लक्स के फॉर्मूले में पुट करें तो हमें फ्लक्स की वैल्यू मिलती है। यह फ्लक्स की वैल्यू सिलेंडर के कर्व सरफेस के लिए है। एंड सरफेसेस। अब अगर हम सिलेंडर के एंड सरफेसेस की बात करें तो इन सरफेसेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन 90 डिग्री है, इसलिए इन सरफेसेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इन सरफेसेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही है। इस सिलेंड्रिकल सरफेस का टोटल फ्लक्स लेटरल सरफेस के फ्लक्स के बराबर होगा। अब जैसा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और वायर सेगमेंट की लेंथ L है, तो टोटल चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ के इक्वल होगा। और साथ ही गॉस लॉ के अकॉर्डिंग टोटल फ्लक्स टोटल चार्ज बाय इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के इक्वल होगा। इस इक्वेशन को फ्लक्स के फॉर्मूले के साथ इक्वेट करें तो हमें कुछ ये वैल्यू मिलती है। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पर
हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलती है जो इन्फिनिट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए है। इससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस r के साथ डिक्रीज करती है और चार्ज डेंसिटी लैम्डा पर डायरेक्टली डिपेंड करती है। गॉस लॉ एप्लीकेशन फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इन्फिनिट प्लेन शीट। मान लीजिए कि एक इन्फिनिटली थिन प्लेन शीट है जो यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज्ड है। हम देख सकते हैं कि शीट के दोनों साइड्स पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए हम दोनों साइड्स की चार्ज डेंसिटी सिग्मा मानेंगे। इस प्लेन शीट से डिस्टेंस x पर एक पॉइंट P कंसिडर करेंगे। इस पॉइंट से एक इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ करेंगे जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A होगा। अब जैसा कि हम देख सकते हैं, इस सिलेंडर के दो हिस्से हैं, कर्व्ड सरफेस और दो साइड फेसेस राइट और लेफ्ट। अगर हम सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करें तो हम पाएंगे कि कर्व्ड सरफेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि कर्व्ड सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सरफेस के पैरेलल है, यानी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसलिए कर्व्ड सरफेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। साइड फेसेस। अब हम साइड फेसेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। साइड फेस का सरफेस एरिया A है। इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई एरिया के इक्वल होगा। अब क्योंकि इसे हम दोनों फेसेस के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई 2A के इक्वल होगा। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग टोटल फ्लक्स टोटल चार्ज बाय इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होता है। इसे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कंपेयर करें तो हमें कुछ ये वैल्यू मिलती है। अब जैसा कि हम जानते हैं, चार्ज डेंसिटी सिग्मा टोटल चार्ज बाय एरिया के इक्वल होता है, तो टोटल चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया के इक्वल होगा। इस वैल्यू को इक्वेशन में पुट करें तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलती है जो इन्फिनिट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट के लिए है। ध्यान रहे कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होंगी, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होंगी। अब हम समझेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल इनसाइड एंड आउटसाइड। मान लीजिए कि एक स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस r है और ये यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज्ड है। इस शेल के टोटल चार्ज को Q मानेंगे जो कि सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है। अब इस शेल में हम गॉसेस लॉ की मदद से इनसाइड और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। इनसाइड द शेल। मान लीजिए कि शेल के अंदर एक गॉसियन सरफेस है जिसका रेडियस r है। क्योंकि ये सरफेस शेल के अंदर है और इस सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। आउटसाइड द शेल। अब मान लीजिए कि हम शेल के बाहर एक पॉइंट P कंसिडर करते हैं जिसका डिस्टेंस शेल के सेंटर से r है। इस केस में गॉसियन सरफेस का रेडियस r होगा, साथ ही टोटल चार्ज Q होगा। इस स्फीयर के सरफेस पे हम एक स्मॉल एरिया वेक्टर dA कंसीडर करेंगे जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इस एरिया वेक्टर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के इंटेग्रल के बराबर है। गॉसियन सरफेस के सिमेट्री के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई हर जगह सेम होगी, इसलिए इस इक्वेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। अब हम एरिया एलिमेंट dA का इंटीग्रेशन करेंगे जिससे हमें सरफेस का टोटल एरिया मिलेगा। इस वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट करें तो हमें कुछ ये इक्वेशन मिलेगी। इक्वेशन सिंप्लीफाई करने पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलती है जो कि शेल के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है।